मैं आपको बहुत लंबे अरसे से एक बात कर रहा था कि ग्राउंड पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की किसी किस्म की कोई तैयारी नहीं है। बेशक इनके पास बहुत ज्यादा सपोर्ट है पब्लिक की, लोग अभी ये इलेक्शन करवा दें तो इनको बहुत ज्यादा वोट पड़ जाएंगे, लेकिन तहरीक चलाने के लिए ग्राउंड पे जो तैयारी होती है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नहीं की। देखिए ना, इस वक्त जो निज़ाम है वो बहुत ताकतवर है, उनके हाथ में बंदूक है और वो हर तरह की बेशर्मी पे तुले हुए हैं। यानी वो इंसानों को गोलियां भी मार सकते हैं, उन्होंने मारी भी हैं। तो ऐसे में आप एक हुजूम के जरिए से या थोड़े बहुत लोगों के जरिए से आप इनका किबला ठीक नहीं कर सकते। आपको बहुत बड़ी तादाद में नौजवान चाहिए होंगे, और वो नौजवान जो ऑर्गेनाइज हों, जिन्हें पता हो कि उन्होंने क्या करना है और किस तरीके से पुरअमन रहते हुए पाकिस्तान को बचाते हुए उन्होंने इन जालिमों से निजात हासिल करनी है। तो इसके लिए पूरा एक साइंटिफिक तरीक़ाकार होना चाहिए था, जो अभी तक अडॉप्ट नहीं किया गया। हाँ, ये जरूर हुआ कि कुछ विजुअल्स बनते रहे, सुहेल अफरीदी साहब गाड़ी पे चढ़ जाते थे, उनके साथ और नौजवान चढ़ जाते थे, एक मोमेंटम बनता था, ये जहां जाते थे। अभी भी सुहेल अफरीदी किसी भी शहर में चले जाए 10-20 हजार बंदा निकल आएगा, हो सकता है इससे ज्यादा भी निकल आए। तो हजारों बंदे तो निकल ही आते हैं जहां पे भी जाते हैं आप। पॉलिटिकल फिगर है, इमरान खान ने वजीर आला बनाया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मकबूल है। जिस बाजार से आप गुजरेंगे, जिस शाहराह से आप गुजरेंगे, लोग तो आ जाएंगे, लेकिन क्या वो एक मुनज्जम ऐसी फोर्स है जो जिसको आप जो कहें वो उस हद तक जाए और इमरान खान की रिहाई के लिए कोशिश करे? तो अब इन्होंने एक्चुअली जो स्ट्रीट मूवमेंट है उसका आगाज कर दिया है। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बताऊं कि रमजान शुरू हो गया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो धरने दिए थे वो धरने उनकी क़यादत ने ख़त्म कर दिए। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने खुद ऐलान किया कि जनाब रमज़ान शुरू हो रहा है और हमने धरने जो है वो अपने ख़त्म कर रहे हैं। ये इनको ख़त्म करने ही पड़ने थे, इससे इन्हें कुछ भी हासिल नहीं हुआ। मैं आपको बिल्कुल साफ बता रहा हूँ कि इस्लामाबाद में जो 3 धरने दिए गए, इन तीनों धरनों की औकात टके की नहीं थी और हुकूमत को इनसे किसी किस्म का कोई दबाव नहीं पड़ा। हुकूमत ने इनकी तरफ तवज्जो भी नहीं दी, ना मीडिया ने इनको ज्यादा डिस्कस किया, ना सोशल मीडिया ने कुछ भी नहीं किया। इन्होंने, इन धरनों ने कुछ हासिल नहीं किया। वजह यह थी कि आप रेड जोन के अंदर 3 इमारतों के अंदर बैठ जाएं और आपको लगे कि जनाब आप बड़ा इनकलाब लेकर आ रहे हैं और आपका मुतालबा हो इमरान खान का इलाज करवाने का, और वो शख्स जिसकी डायरेक्ट लड़ाई फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से है। तो ऐसे तो नहीं होगा ना, आपको तो दबाव बनाना पड़ेगा। आगे वह ग्राउंड के ऊपर था कुछ नहीं, जहां पे भी लोग बैठे, चंद हजार लोग बैठे। यानी मेरी दानिश में अभी तक 10,000 का जुलूस तो किसी जगह पे भी इकट्ठा नहीं हुआ। हाँ, ये जरूर है कि छोटे मोटे लोगों ने इलाके बंद किए, सड़कें बंद की, पंजाब में एक्टिविटी हुई, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं हुई। पंजाब पूरा चलता ही रहा। यानी अगर मैं कहूँ 90% चलता रहा है तो ये गलत बात नहीं होगी, और दूसरी तरफ 90% इमरान खान की मकबूलियत है तो ये भी गलत बात नहीं है। तो अगर ये एक सच है कि इमरान खान बहुत ज्यादा मकबूल है, तो दूसरा सच ये है कि ग्राउंड पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इमरान खान को निकालने के लिए अब तक कोई तैयारी नहीं है। तो ये धरना खत्म करना ही था। इससे जो है वो कोई पोजीशन मजबूत नहीं हुई बल्कि कमजोर हुई अपोजिशन की। ये बात तो बड़ी क्लियर है। अब इमरान खान रिहाई फोर्स बनाने का ऐलान किया सुहेल अफरीदी ने। ये क्या है, मैंने इसके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी की है, मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। ये है जी असल काम जिसकी तरफ अब ये आए, और ये करने क्या जा रहे हैं मैं आपको बताता हूं। ये खैबर पख्तूनख्वा से इसका आगाज करेंगे, इमरान खान रिहाई फोर्स, और इसको सोशल मीडिया के ऊपर भी उठाया जाएगा और इसकी पूरी प्रोजेक्शन करने के बाद बाकायदा इसके फॉर्म छप जाएंगे और इसके कार्ड्स बन जाएंगे, और खैबर पख्तूनख्वा में हजारों जगहों के ऊपर ये टेबल्स लग जाएंगी, गलियों में, मोहल्लों में, इलाकों में, यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में, अस्पतालों में, जहां जहां कहीं नौजवानों का आना जाना है, हर जगह पे ये एक्सेस दी जाएगी। पहले नौजवानों की एक बहुत बड़ी तादाद चुनी जाएगी जिलों के अंदर, फिर उसके बाद तहसीलों के अंदर, फिर उसके बाद जो है वो नीचे वार्ड्स तक, यूनियन काउंसिल तक। तहरीक इंसाफ की पूरी एक तंजीम तो मौजूद है, वहां लोगों की ड्यूटीज लगेंगी कि आपने एक टेबल रखना है और उसके ऊपर आपने ये बुक रखनी है, और इसके ऊपर हलफनामा लिखा हुआ है। यहाँ पे आप जो है वो जितने भी मेंबर्स बनते जाएंगे उनका रिकॉर्ड आपने जमा करना है, और हर मेंबर को एक कार्ड दिया जाएगा, इमरान खान रिहाई फोर्स का कार्ड। ये कार्ड उस मेंबर के पास रहेगा और उस मेंबर का पूरा रिकॉर्ड जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास रहेगा। हर मेंबर को ये पता होगा उसकी ड्यूटी क्या है, और रोजाना की बुनियाद पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये अनाउंस करेगी कि आज हमारे जो मेंबर्स हैं उनकी तादाद इतनी हो गई है। इमरान खान रिहाई फोर्स जो है इसकी तादाद फर्ज करें आज 22,000 है, कल 30,000 है, परसों 45,000 है, उसके बाद 1 लाख है, 1.5 लाख है, 2 लाख है। वो जितनी तादाद बढ़ती जाएगी वो साथ साथ अनाउंस करते जाएंगे, और ना सिर्फ अनाउंस करते जाएंगे बल्कि इन नौजवानों को ये सोशल मीडिया के साथ भी जोड़ेंगे। ये जितने नौजवान इमरान खान रिहाई फोर्स का हिस्सा बनेंगे इन सबको सोशल मीडिया के साथ भी जोड़ा जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम विंग, चाहे वो वकला विंग है, चाहे वो खवातीन का विंग है, चाहे वो यूथ विंग है, चाहे वो ISF है,
वो जितनी भी तंजीमें हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो तमाम तंजीमें जितने नौजवान हैं वो इसके अंदर मेंबरशिप ले सकेंगे। और ये तंजीम चलेगी इमरान खान साहब की रिहाई के दिन तक। जिस दिन इमरान खान रिहा होंगे वो इस तंजीम का शुक्रिया अदा करेंगे और ये तंजीम तहलील हो जाएगी। इसका फ्यूचर के अंदर कोई पॉलिटिक्स के अंदर और इन चीज़ों के अंदर कोई किरदार नहीं है, लेकिन ये इमरान खान रिहाई फोर्स है, ये अब बनाने जा रहे हैं। इसमें जो टारगेट मैंने पूछा तो वो उन्होंने कहा जी अभी हम ये कहना नहीं चाहते कि टारगेट कितना है, लेकिन मुझे उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड बताया तो वो टारगेट इतना बड़ा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कि अगर इतनी बड़ी तादाद में नौजवान इकट्ठे हो गए और वो ऑर्गेनाइज हो गए तो ये पाकिस्तान में वाकई मुसीबत डाल देंगे एस्टेब्लिशमेंट को। क्योंकि देखिए नौजवान पाकिस्तान की आबादी का सबसे बड़ा हिस्सा है और नौजवानों की सबसे बड़ी तादाद इमरान खान के साथ है, लेकिन नौजवानों के पास कोई एक ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है, कोई एक ऐसी जगह नहीं है जहां से उनको यूनिफाइड किस्म की इंफॉर्मेशन मिलती हो, जहां से उनको प्रॉपर गाइडेंस मिलती हो, जहां से प्रॉपर तरीके से उनको चलाया जा सके। अलग अलग तंजीमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में मौजूद हैं, लेकिन रिहाई फोर्स के अंदर तमाम तंजीमों को इकट्ठा किया जाएगा और एक इकट्ठी कोशिश की जाएगी। अब ये एक तंजीम है जिसको सुहेल अफरीदी बनाने जा रहे हैं। उन्होंने कहा जी कि अब ये घी जो है सीधी उंगली से नहीं निकलेगा। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूं कि आपको ना तैयारी करनी पड़ती। अगर आपको एक मुकाबला करना है तो आपको उस मुकाबले की तैयारी करनी पड़ती। आप इस बुनियाद पे कि क्राउड मेरे साथ है, आप मैदान में उतर जाएं तो आपको मार पड़ेगी ना। आपको उसकी तैयारी करनी पड़ती है, पहले 2 माह 4 माह 6 माह आप अपने आप को तैयार करते हैं उस मुकाबले के लिए, मुखालिफ हरीफ के मुकाबले के लिए आप अपने आप को मजबूत करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्राउड पे भरोसा किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा जी क्राउड हमारे साथ है, होम ग्राउंड है, लोग हमसे बहुत प्यार करते हैं, हम जीत जाएंगे। लेकिन उनकी इस खेल में उतरने की तैयारी नहीं थी। अब वो तैयारी के लिए जा रहे हैं। ये है असल चीज। अगर ये फोर्स बन जाती है और लाखों नौजवानों की जेब में कार्ड होता है इमरान खान का और वो सारे नौजवान इकट्ठे होकर निकलते हैं तो ये उनके लिए एक बहुत बड़ा ऑनर होगा फ्यूचर में कि उन्होंने एक बड़ी तहरीक चलाई थी। अब रोजाना की बुनियाद पे ये ऐलान करेंगे और तमाम तंजीमें इसका हिस्सा बनेगी और फिर हलफ भी लिया जाएगा। जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है, पेशावर में एक हलफनामा होगा पहले बहुत बड़ा, फिर अलग अलग जिलों में जाकर हलफ लेंगे। जितने नौजवान, फर्ज करें एक जिले में जो है वो 25,000 नौजवान है, इस फोर्स का हिस्सा है इमरान खान रिहाई फोर्स का, तो वो 25,000 नौजवानों से वहां पे उनको इकट्ठा करके हलफ ले लेंगे, फिर अगले जिले में, फिर अगले जिले में, और इस तरह आहिस्ता आहिस्ता ये जो मेंबरशिप है ये खैबर पख्तूनख्वा से निकलकर बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब में फैलेगी। और ये 1-1.5-2 माह की बात है मैक्सिमम। अगर ये 2 माह लग के तैयारी कर लें और मेंबरशिप करें और डाटा इकट्ठा करें तो मेरे ख्याल में ये लाखों नौजवानों को इसके साथ जोड़ सकते हैं और ये चीज पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के लिए मुसीबत डालेगी। देखिए ना, इमरान खान साहब इंतजार कर रहे हैं और वो ये फैसला कर चुके हैं। इमरान खान ने अभी तक जितनी भी प्रेडिक्शंस की हैं वो सारी ठीक साबित हुई। उन्होंने पहले बताया था कि मुझे जेल में डालेंगे, डाला। उन्होंने कहा नवाज शरीफ डील करके वापस आएगा, वापस आया। उन्होंने कहा केस खत्म होंगे, केस खत्म हुए। इमरान खान ने कहा कि ये इलेक्शन में धांधली करेंगे लेकिन मैं जीत जाऊंगा, और वो जीत गया। इमरान खान ने जो जो बात की वो बात वैसे ही साबित हुई, लेकिन मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने सारा कुछ कंट्रोल कर दिया। फाइनली इमरान खान साहब ने 2 चीजें कही हुई है कि ये मुझे आहिस्ता आहिस्ता मार देंगे। ये इमरान खान ने अपनी बहन को कहा कि ये आहिस्ता आहिस्ता मुझे मार देंगे। और दूसरा, इमरान खान ने एक और बात की थी कि फैसला अब सड़कों पे होगा, किसी और जगह फैसला हो नहीं सकता। क्योंकि जिन शराइत के ऊपर हुकूमत इमरान खान साहब से डील करना चाह रही है, इमरान खान साहब उन शराइत को मानने के लिए तैयार नहीं है। इमरान खान साहब की शराइत बड़ी सादा है। वो ये कहते हैं कि आप जो 9 मई है, 26 नवंबर है, आप इसके ऊपर एक जुडिशल कमीशन बनाएं और फैसला करेंगे ये कैसे हुआ। नंबर 2, इमरान खान साहब ये कहते हैं कि जो नया इलेक्शन है उसको अनाउंस किया जाए। पहले वो कहते थे कि जनाब हमारे उम्मीदवारों को हमारी सीटें वापस दी जाए, लेकिन अब क्योंकि बहुत टाइम हो गया वो ये कहते हैं कि नया इलेक्शन पाकिस्तान में करवाया जाए। अब ये वो चीजें हैं जिससे तो इमरान खान साहब विन कर जाएंगे और ये हुकूमत इन चीजों को किसी सूरत भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो इन्हें अगले इलेक्शन से पहले पहले इमरान खान साहब से जान छुड़ानी है। और इमरान खान साहब ये जानते हैं, उन्होंने अपनी बहन को बता दिया है कि ये मुझे अब मार देंगे। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने कहा कि फैसला सड़कों पे होगा, और अगर सड़कों पे फैसला होना है तो इमरान खान रिहाई फोर्स जो अब बनाई जा रही है, हो सकता है कि ये इतनी ताकतवर फोर्स बन जाए कि ये फोर्स एस्टेब्लिशमेंट को महंगी पड़ जाए। अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या होता है। रमजानुल मुबारक इस हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट महीना है। बहरहाल राणा सनाउल्लाह साहब ने भी एतराफ किया है। देखिए ना, यहाँ पे सारे लोग उछल उछल के कह रहे थे कि जी इमरान खान साहब जो है वो लेट गए जी, वो डील मांग रहे हैं जी। इमरान खान साहब डट के खड़ा था, लो जी खत्म शुद्ध हो गया जी, ये एनआरओ हो गया जी खत्म। ये पता नहीं कौन कौन से सहाफ़ी हैं और कौन कौन से अजीब तज्जियाकार हैं और अजीब अजीब सियासतदान हैं। वो ख्वाजा आसिफ है, उसने भी ताने कसना शुरू कर दिए थे। ये राणा सनाउल्लाह
ये समझदार आदमी है। राणा सनाउल्लाह ने साफ कहा, उन्होंने टू दी पॉइंट बात करता हूँ, इमरान खान डील पे नहीं मान रहा। उन्होंने कहा जी 2 दफा हमने बड़ी संजीदा कोशिश की है इमरान खान को डील पे आमादा करने के लिए, लेकिन इमरान खान डील पे नहीं मान रहा। देखिए राणा सनाउल्लाह साहब ने 2 मरतबा मान लिया है, अभी ये 2 मरतबा और मानेंगे। वजह यह है कि मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक इमरान खान को 4 से 5 मरतबा डील की ऑफर की गई है, और चारों पांचों मरतबा इमरान खान साहब ने जो शराइत रखी वो हुकूमत के लिए और एस्टेब्लिशमेंट के लिए काबिल कबूल नहीं थी, क्योंकि इमरान खान साहब डील नहीं करना चाह रहे। वो कह रहे हैं जी बाहर निकले एस्टेब्लिशमेंट, अदलिया को खुला छोड़े, मैं खुद ही बाहर आऊंगा और मैं निपट लूंगा और आप पाकिस्तान में फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाएं। अब इन शराइत के ऊपर तो नहीं मानते। राणा सनाउल्लाह ने कहा नवाज शरीफ बहुत बड़ा आदमी है, उसने 3 मरतबा डील करके रास्ता निकाला है। देखें एक दफा नवाज शरीफ साहब ने रास्ता निकाला और जद्दा निकल गए, बाकी पार्टी को जेलों में छोड़ दिया, बहुत जबरदस्त आदमी है। दूसरी मरतबा जद्दा से लंदन चले गए, वहां से वापस आ गए डील करके, बहुत जबरदस्त आदमी है, कमाल आदमी है। फिर जनाब लंदन से पाकिस्तान में आगे एक दफा हुकूमत बनाई, और जब हुकूमत बनी और दोबारा पकड़े गए पनामा के अंदर, तो फिर जनाब एक दफा डील करके फिर लंदन निकल गए इलाज करवाने के बहाने, 4 हफ्ते के बहाने अदालत से ऑर्डर लेके, और फिर 4 साल के बाद वापस आए डील करके, जूते पॉलिश करके, और फिर इक्तदार में आ गए। तो अगर इससे आदमी बड़ा होता है और अच्छा सियासतदान होता है तो राणा सनाउल्लाह साहब, नवाज शरीफ साहब तो फिर बहुत अच्छे सियासतदान है, इनसे अच्छा तो कोई नहीं है। वो कहते हैं जी हठधर्मी है जो इमरान खान साहब दिखा रहे हैं, इन्हें डील कर लेनी चाहिए, रास्ता निकालना चाहिए। लेकिन एक और बात वो कहते हैं कि अगर इमरान खान को ये यकीन हो जाए कि इनकलाब नहीं आ रहा और वो मायूस हो जाए और उन्हें पता चल जाए कि दूर दूर तक कुछ ऐसा नहीं होगा, तो फिर शायद रास्ता निकल आए। देखें ये इमरान खान साहब का समझे नहीं उनको। इमरान खान ने ये तो नहीं कहा था कि इनकलाब आएगा तो मैं डट के खड़ा रहूंगा, उसने कहा था कि जब तक मेरे में खून है मैं आखिरी सांस तक लड़ूंगा। इमरान खान ने कहा था मैं अकेला भी रह गया मैं फिर भी इनके साथ लड़ूंगा, इस माफिया के सामने मैं नहीं झुकूंगा। तो इमरान खान ने तो ये शर्त ही नहीं रखी कि इनकलाब आएगा तो मैं खड़ा हूंगा, इमरान खान ने तो ये कहा था कि मैं खड़ा हो जाऊंगा, तो वो खड़ा हुआ। आपको ये बात समझनी पड़ेगी, आपको डील इमरान खान से वही करनी पड़ेगी जो लॉजिकल होगी कि जनाब दोबारा इलेक्शन करवाएं, आपने उसका इलेक्शन चोरी किया है। इमरान खान आपको 4 सीटें नहीं छोड़ रहा था, आपने पूरी हुकूमत चोरी कर ली उसकी, वो आपको छोड़ेगा? वो नहीं छोड़ेगा आपको, ये बात आप अपने जहन में रख लें। खुर्रम ज़ीशान साहब ने एक बात की है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए तो ये तकलीफ दे बात होनी चाहिए। उन्होंने कहा जी कि इमरान खान ने इस मरतबा मेरे पाकिस्तानियों कहकर कोई पैगाम नहीं भिजवाया, उसने अपने अवाम को मुखातिब नहीं किया, उसने अपनी बहनों से कहा कि मेरे लिए आवाज उठाएं, क्योंकि इमरान खान ने अपने अवाम का बहुत इंतजार किया है। लेकिन नाज़रीन सुहेल अफरीदी के हवाले से मैं आपको एक चीज बताऊं, अभी ये बात भी हो रही थी, इमरान खान की बहन ने भी की कि वो आकर बैठ गया और लगता है कि सुहेल अफरीदी की जगह ले लेगा। तो ये गंडापुर के बारे में बात हो रही है, और मैंने आपको कल बताया भी था पिछले वीलॉग में कि गंडापुर के दिमाग में ये बात एस्टेब्लिशमेंट ने फिट कर दी है, और एस्टेब्लिशमेंट के जराए ये कह भी रहे हैं कि सुहेल अफरीदी को नाअहल करने के बाद गंडापुर को वजीर आला बनाया जाएगा खैबर पख्तूनख्वा का। जितना मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को समझता हूं और जितने मेरे राब्ते हैं, मेरी नजर में कोई भी बन जाएगा तहरीक इंसाफ में से वजीर आला, गंडापुर नहीं बनता। और अगर गंडापुर को जबरदस्ती वजीर आला बना भी दिया गया ना, तो गंडापुर साहब की सियासत तबाह हो जाएगी। उन पे बहुत तनकीद हो रही है इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में। वो इक्तदार की राहदारियों में वजारत आला का रास्ता ढूंढते ढूंढते अपनी सियासी इज्जत गंवा बैठे। और गंडापुर साहब का भी बड़ा लंबा करियर पड़ा है, उन्हें अपनी साख खराब नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन वो जुआ खेल रहे हैं। अब अगर सुहेल अफरीदी को नाअहल कर दिया गया तो क्या होगा? देखिए सुहेल अफरीदी को नाअहल करके पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट बहुत बड़ी गलती करेगी, क्योंकि सुहेल अफरीदी जितना बड़ा लीडर अब है, इससे 10 गुना बड़ा लीडर बन जाएगा नाअहल होने के बाद। फिर लोग इसकी ज्यादा बड़े पैमाने पर बात सुनेंगे, नौजवान इसके साथ ज्यादा ताकत से खड़े होंगे। और फिर याद रखिएगा कि सुहेल अफरीदी के पास करने के लिए कोई और काम भी नहीं होगा, फिर वो ये रिहाई फोर्स के ऊपर ही काम करेगा। तो एस्टेब्लिशमेंट को ये वाला फैसला करने से पहले ये वाली बात सोचनी पड़ेगी। नाजरीन ये जो टाउट्स है ना, इनके बारे में मैं एक बात कहना चाहता हूं। ये बार बार कहते हैं ना कि सोशल मीडिया इमरान खान को बाहर नहीं आने देता, बहनें नहीं आने देती, पार्टी नहीं आने देती, और कुछ सहाफी है वो नहीं आने देते। तो मैं एक बात कहता हूं कि ये क्यों ये बात नहीं करते कि इमरान खान को गैर कानूनी तौर पे जेल में डाला गया। जो लोग इमरान खान के हक में बात करते हैं या ये बात करते हैं कि उसके साथ जुल्म हो रहा है, ज्यादती हो रही है, उनको ये ब्लेम करते हैं कि ये इमरान खान को बाहर नहीं आने दे रहे। और जो लोग जुल्म कर रहे हैं, जबर कर रहे हैं, जो हुकूमत के अंदर है, जो आसिम मुनीर और उनकी एस्टेब्लिशमेंट है, उनके ऊपर ये तनकीद नहीं करते। भाई जालिम के खिलाफ बोलो ना, मजलूम को क्यों निशाना बनाते हो? ये एक अजीब तरह की बेशर्मी है जो मैं पाकिस्तान में अब लगातार देख रहा हूं। नाजरीन 2 खबरें ऐसी हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। उनमें एक तो अच्छी खबर यह है कि शुक्रिया अदा करना चाहता हूं मैं जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब का, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज हैं, और जस्टिस नईम अख्तर अफगान साहब का। इन दोनों जज साहिबान के सामने मैंने आपको बताया था केस लगा हुआ था सोराब बरकत साहब का, और सोराब बरकत को इन्होंने फौरी तौर पे जमानत दे दी। यानी जैसे ही सुप्रीम कोर्ट में ये मामला गया, जमानत फौरन हो गई। अब एक और केस के अंदर मजूका साहब ने जनाब रिमांड दे दिया था, दोबारा से वो जमानत मुअत्तल कर दी थी।
तो वो जमानत मुअत्तली हो गई है, वो मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में है, उम्मीद है अगले हफ्ते वहां से भी जमानत हो जाएगी। लेकिन तमाम जो जजेस हैं उनको ये सोचना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने उस केस में फौरन जमानत दे दी जिसको आपने इतने लंबे अरसे से लटका कर रखा हुआ था बिला वजह। तो डर को उतारें, खौफ को उतारें, आप अपनी इज्जत करवाएं और अपनी इज्जत बहाल करवाएं, वरना अदलिया का लोग मजाक उड़ा रहे हैं। ये जिस तरीके से आप भोंडे किस्म के मुकदमात को लटका कर रखते हैं उससे अदलिया का मजाक बन रहा है और कुछ नहीं हो रहा। सोराब तो बाहर आ जाएगा आज नहीं तो कल, लेकिन अदलिया की क्रेडिबिलिटी वापस नहीं आएगी। ईमान मजारी और हादी अली चट्टा की दरखास्तें जो हैं 24 को जो उनके खिलाफ फैसला दिया गया पिछले महीने, एक महीने के बाद अब लगाई गई है 19 फरवरी को जस्टिस मोहम्मद आसिफ साहब इनकी अदालत में। ये वो जज साहब हैं जिनके बेटे ने 2 खवातीन को कुचल के कत्ल कर दिया था और फौरी तौर पे छूट के घर चला गया था। अब देखना यह है कि इनके बेटे ने 2 कत्ल किए और छूट के बाइज्जत बरी होके घर चला गया और इनके पास केस आया सिर्फ एक ट्वीट का, तो वो मियां बीवी घर जाते हैं या नहीं जाते। ये जज का इम्तिहान है। कल हम इस जज का इम्तिहान लेंगे और फिर देखते हैं कि जज साहब क्या करते हैं। जज का इम्तिहान तो वैसे दुनिया में हमेशा होता ही है। अल्लाह रब्बुल इज्जत को जाकर सबसे सख्त जवाबदेही इनको करनी पड़ेगी कि तुम्हें मैंने इंसाफ करने का एक मनसब दिया था और तुमने क्या किया, जवाब तो इनको देना पड़ेगा। बुशरा बीबी की बहन, क्योंकि बुशरा बीबी की फैमिली की मुलाकात बुशरा बीबी से खुल चुकी है पिछले हफ्ते से और उनसे फिर उनकी फैमिली की मुलाकात हुई है। उन्होंने अपनी फैमिली को जो बताया वो मरियम रियाज भट्टू साहिबा ने बताया, जो बुशरा बीबी की बहन है, कि इमरान खान साहब की आंख का जो प्रॉब्लम है वो 10% के करीब रिजॉल्व हुआ है, यानी 10% भी बेहतरी नहीं आई। जो जुमला एग्जैक्टली है वो ये है, इंजेक्शन लगने के बावजूद। अब आप एक बात और ज़हन में रखें कि इसका इंजेक्शन 4 हफ्ते के बाद लगता है। तो पहला इंजेक्शन हफ्ते का टाइम था, जुम्मे हफ्ते की दरमियानी रात थी, तब लग गया था जनवरी में। तो अब ये बिल्कुल टाइम सर पे आया हुआ है। अगले 1 हफ्ते में, 8 दिन में, 10 दिन में ये इंजेक्शन दोबारा लगना है। अगले 8 से 10 दिन के बीच में ये इंजेक्शन 20 तारीख के आसपास दोबारा लगना है इमरान खान साहब को। अब ये दोबारा इंजेक्शन लगाना है तो हर दफा तो आप इमरान खान को छुपा छुपा के नहीं ला सकते। अब तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी कोई ना कोई बंदोबस्त किया होगा कि उन्हें पता चले कि इमरान खान साहब को जेल से निकाला जा रहा है और लाया जा रहा है इंजेक्शन लगाने के लिए, और कहां लाया जा रहा है। तो ये इससे पहले इन्हें कोई बंदोबस्त कर लेना चाहिए और मेरे ख्याल में शायद ये कर भी लेंगे कि इमरान खान साहब का किस तरीके से ये इलाज करवाना है और किस तरीके से उनको दूसरी मरतबा इंजेक्शन देना है। जेल के अंदर इंजेक्शन दिया नहीं जा सकता, आंख का प्रॉब्लम बढ़ रहा है, लाना पड़ेगा ऑपरेशन थिएटर में। जब ऑपरेशन थिएटर में लाएंगे और इमरान खान साहब के डॉक्टर्स को इस बात का पता होगा तो ये बहुत बड़ी मुसीबत बन जाएगी। और ये कोई 4 दिन का ही टाइम होता है बीच में दूसरा इंजेक्शन लगने में, यानी ये ऊपर नीचे ज्यादा इसमें डिले नहीं कर सकते। वो जो फ्लेक्सिबिलिटी है, टाइम की जो रेंज है, वो 2-3 दिन की है कि 28 दिन के बाद या 4 हफ्ते के बाद वो इंजेक्शन दोबारा लगना है। तो ऐसा नहीं है कि आप 5 हफ्ते के बाद लगा दें, नहीं, और ऐसा भी नहीं है कि आप 3 हफ्ते के बाद लगा दें, वो भी नहीं। वो आपको एग्जैक्टली उसी टाइम के बीच में इंजेक्शन लगाना होता है। अब वो इंजेक्शन तो इन्हें लगाना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा इमरान खान साहब को। कौन से हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं, कैसे लेकर जाते हैं, ये एक अलग कहानी है। लेकिन इमरान खान साहब की जो अपनी डॉक्टर्स की टीम है, उन तक अगर रसाई इमरान खान साहब की हो जाती है तो फिर बहुत सारी चीजें और क्लियर हो जाएंगी। बहरहाल आज कुछ स्टेटमेंट वगैरह जब आएंगे तो हमें पता चलेगा। ये मामला अभी हम यहां रोक देते हैं क्योंकि इसमें डेवलपमेंट अभी आने वाली है, ये एक डेवलपिंग स्टोरी है। नाजरीन, ये जो राणा सनाउल्लाह साहब के साथ हुआ ना आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में, वही अमीर मुकाम साहब के साथ भी हो गया। राणा सनाउल्लाह साहब आए, लोगों ने वहां पे शटअप की आवाजें दी, शेम के नारे लगाए और हाल खाली करके चले गए वहां से। राणा साहब को बहुत बड़ी तौहीन हुई राणा साहब की। अब अमीर मुकाम साहब जो हैं वो गए लैपटॉप बांटने के लिए। लैपटॉप लेकर एक बंदा जाए तो लोग चले बात सुन ही लेते हैं, लेकिन वो लैपटॉप बांटने के लिए जिस यूनिवर्सिटी में गए वहां पे गेम होगी उनके साथ। वहां तलबा बहुत बड़ी तादाद में थे, वो हॉल के अंदर भी हॉल के बाहर भी उन्होंने कैदी नंबर 804 के नारे लगा दिए। अमीर मुकाम साहब का सारा प्रोग्राम जो है वो वहां पे तबाह हो गया और शो जो है उनका पिट गया, फिर वहां से निकलना पड़ा। तो ये अब जिस जगह भी जा रहे हैं इनके साथ ये हालात होते हैं। हाँ, पंजाब में ये पुलिस के जरिए से, अपने बंदों के जरिए से, सरकारी अमले के जरिए से किसी ना किसी तरह चीजों को कंट्रोल करने में कामयाब हो जाते हैं और इक्का दुक्का तस्वीरें या वीडियोस ऐसी बना लेते हैं जिनके बलबूते पे ये जाली दावे करते हैं कि हम मकबूल हैं। इनके पल्ले कख नहीं है। ये जहां पे भी अवाम में जाएंगे ना, बगैर अनाउंस किए और बगैर प्लानिंग के, इनके साथ यही होगा। नाज़रीन, अब वो जो एक स्कैंडल आया हुआ है उस स्कैंडल में आपके सामने रखता हूं कि ये सोलर वाला स्कैंडल है क्या और ये नेट मीटरिंग और ये नेट बिलिंग ये है क्या। जरा मैं सिंप्लीफाई करके आपको बताता हूं। पाकिस्तान में हुकूमत और हुकूमत से जुड़े हुए इदारे ये बिजली बनाते हैं और अवाम को बेचते हैं। सादा चीज ये होती थी हमेशा से। अब हुकूमत ने एक ऑप्शन दी पाकिस्तान के शहरियों को कि आप भी हमारे साथ मिलकर बिजली बनाएं। हर शहरी को हम ये इजाजत दे रहे हैं कि वो अपने घर की छत के ऊपर सोलर लगाए। सारा दिन उस सोलर से जो बिजली बनेगी वो बिजली अगर उसके इस्तेमाल से ज्यादा है
तो वो बिजली हम एक ऐसा मीटर लगा देंगे कि नेट मीटर, उस मीटर के जरिए से सरकार के पास चली जाया करेगी और सरकार वो बिजली मुख्तलिफ जगहों पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया करेगी। और इस तरह जब उस आदमी का सोलर रात के वक्त बिजली नहीं बना रहा होगा तो वो सरकार से बिजली ले लिया करेगा। तो उस मीटर में से जितनी बिजली इधर जाएगी और उधर जाएगी, यानी जितनी बिजली वो बनाकर बेचेगा सरकार को और जितनी बिजली सरकार उसको बेचेगी वापस, वो इक्वल रहा करेगी। ये इन्होंने एक कानून बनाकर दिया, लोगों ने लगा लिया बेशुमार सोलर। अब लोगों ने इतने सोलर लगा लिए कि लगभग 4.5 लाख घरों के ऊपर ये सोलर लग गए। ये बहुत बड़ी तादाद है, लोगों ने ये मीटर लगवा लिया। जो बिजली बन रही है वो 5,500 से 6,000 मेगावाट तक बिजली बन रही थी। बहुत बड़ी मिकदार है, थोड़ी नहीं है। ये इतनी बिजली बनाकर लोग सरकार को बेच रहे थे और सरकार उसके बदले में लोगों को बिजली दे रही थी बिजली के बदले में। अब ये होता क्या है, मिसाल के तौर पे एक शख्स ने 500 यूनिट बिजली बनाई है और 600 यूनिट उसका इस्तेमाल है, तो 500 यूनिट तो उसने बनाकर दे दी सरकार को, 600 उसने इस्तेमाल कर ली सरकार से लेकर। अब जो बिजली उसने इस्तेमाल की उसमें 100 यूनिट के उसने पैसे देने थे, बाकी 500 के साथ बराबर हो गया। यानी ये यूनिट के साथ यूनिट का मुवाजना करके बराबर कर देते थे। अब इन्होंने क्या किया, जब इन्होंने सोलर वाली ये पॉलिसी मुतारिफ करवाई, उन दिनों में ये खबरें आ रही थी, बहुत सारे लोग ये दावा कर रहे थे कि शहबाज शरीफ का बेटा सलमान शहबाज और नवाज शरीफ का बेटा हुसैन नवाज, ये खबरें आ रही थी पाकिस्तान के अंदर। बहुत सारे लोग ये दावा कर रहे थे और उनका ये कहना था कि इन्होंने बड़े पैमाने पर सोलर इकट्ठे कर लिए और ये अब सोलर फरोख्त करने के लिए सरकार सोलर के लिए पॉलिसीज लेकर आ रही है। ये पॉलिसी भी उन पॉलिसीज में से एक थी 2024 में। फिर इन्होंने कहा था जनाब हम बेशुमार लोगों को मुफ्त सोलर लगा के देंगे, वो भी एक पॉलिसी आई और सोलर की कीमत भी फिर लोगों ने मुनाफा कमाया टका के। अब आप समझ गए सारी बात, यानी ये है तो सरमायादार है ना, इनके ऊपर इल्जाम लगा कि इन्होंने सोलर इंपोर्ट किए बहुत बड़े पैमाने पे अपने फ्रंटमैनों के जरिए से, और वो जो सोलर है वो फिर इनके ऊपर ये इल्जाम लगा कि इन्होंने बेच के पैसा बना लिया, चाहे वो सरकार को बेचे चाहे वो दूसरी पॉलिसी के जरिए बेचे। अब हुआ ये कि जितना यूनिट मैं बनाता था अपने घर में वो मैं बेचता था सरकार को, और सरकार उतनी बिजली अगर मुझे वापस करती थी तो बराबर हो जाता था, और अगर मैं ज्यादा इस्तेमाल करता था तो इजाफी बिजली के मैं पैसे दे देता था फी यूनिट के हिसाब से। लेकिन अब इन्होंने ये कानून तब्दील कर दिया। पहले जो यूनिट की प्राइस इन्होंने रखी थी 26 रुपए रखी थी, 26 का लो 26 का दो। अब क्योंकि यूनिट की प्राइस बढ़ गई है 40 रुपए के आसपास, एवरेज लगा रहा हूं मैं, ये 50 रुपए का भी है, 52 रुपए का भी है, 65 रुपए का भी है, थोड़ा कम का भी है, तो एवरेज लगा लेते हैं कि 40 रुपए का फर्ज करें यूनिट है। एक आम आदमी को पड़ता है 400-500-600 जो यूनिट इस्तेमाल करने वाला 400 300 400 500, आप इतना लगा लें। इसमें टैक्सेस भी बहुत सारे हैं, ये लंबा काम है, मैं उसमें नहीं जाता। लेकिन मैं आपको ये बता देता हूं कि जो ये पहले मिसाल के तौर पे अब अगर आप गवर्नमेंट को 2 यूनिट बनाकर देंगे ना तो आपको 1 यूनिट वापस मिलेगा उन पैसों में। यानी इन्होंने कानून तब्दील कर दिया। जो पहले वाले सार्फिन है उनके लिए, जिनका पहले से मुआहदा हुआ है, उनके मुआहदे में ये तब्दीली कर दी कि अगर आप हमें 2 यूनिट बिजली बनाकर देंगे तो हम आपको उसके बदले में 1 यूनिट बिजली वापस करेंगे और 18% का सेल टैक्स भी लेंगे। जो नए सार्फिन चाह रहे हैं नेट मीटरिंग में आने के लिए, उनको नेट बिलिंग का भी इन्होंने नाम दिया है, उनके लिए इन्होंने ये कार्रवाई डाल दी है कि वो 4 से 5 यूनिट सरकार को बना के देंगे और उसके बाद सरकार को टैक्स भी देंगे और फिर उसके बदले में सरकार उन्हें 1 यूनिट देगी। अंदाजा करें 10 से 11 रुपए का 1 यूनिट वो इनसे लेगी और इनको बेचेगी कितने का, 40 रुपए का, 50 रुपए का। यानी 4 से 5 यूनिट आप बना के देंगे सरकार को और सरकार उसके बदले में आपको वापस करेगी 1 यूनिट। ये सरकार आपके साथ करेगी। अब ये पाकिस्तानियों के साथ सरकार ने ये सलूक किया है। पहले लोगों को लगाओ सोलर, जब सबने लगा दिए तो उसके बाद पॉलिसी बदल दी, डालो इनके ऊपर बोझ। भाई या तो आप कल गलत थे, अगर आप कल गलत थे तो जिन लोगों ने गलत किया उनको सजा दी जाए, या तो आप आज गलत है और अगर आप आज गलत है तो आप गलत पॉलिसी क्यों लेकर